करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस। अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर आपको पूरा पेपर जो है न्यूमेरिकल्स का वो इसी के अंदर से मिलेगा। जी हाँ, 7 या 8 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो के अंदर जो मैंने कराए हैं, अगर आप ये सब कर लेते हो तो बोर्ड के अंदर 7 या 8 न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। तो अब बिना वक्त ज़ाया करें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 तो हमारे पास डायमेंशन का है, वो टॉपिक भी बहुत नहीं करना है। चलिए चैप्टर नंबर 2 का हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने यूनिट 2 काइनेमेटिक्स और वीडियो के न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, और अगर आप चैप्टर में देखना चाहो तो ये एग्जाम्पल 2.2 है जो कि मॉडल पेपर के अंदर भी आई हुई है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, अ टर्टल स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड मूव्स विद द स्पीड v नॉट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ लिख देते हैं v नॉट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो। और आगे कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ 25 डिग्री, 25 डिग्री के डायरेक्शन में इस स्पीड के साथ एक टर्टल जा रहा है टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ टर्टल 10 सेकेंड्स लेटर। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, और रिक्वायर्ड क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्टल। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि v नॉट x और v नॉट y, ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, v नॉट x और v नॉट y। और साथ ही कह रहे हैं हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकेंड्स, और डेल्टा x और डेल्टा y, x एक्सिस पे कितने दूर जा रहा है और y एक्सिस पे कितनी दूर जा रहा है, ये दोनों डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं हम सोल्यूशन की, और सोल्यूशन हम कर लेते हैं। तो v नॉट x निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, v नॉट कॉस थीटा होता है। तो v नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है, कॉस लिख लेते हैं, और थीटा की जगह 25 डिग्री। कॉस 25 हम निकालते हैं, और जो भी आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.06 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये v नॉट x हो गया। अब v नॉट y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v नॉट y का फॉर्मूला हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। v नॉट की वैल्यू 10 साइन, और थीटा की जगह 25 डिग्री। साइन 25 निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास v नॉट y आ गया। अब v नॉट y के बाद हम डेल्टा x निकाल लेते हैं। तो डेल्टा x के लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास v नॉट x और t। ये फॉर्मूला बेसिकली s इज इक्वल टू वी टी से बनाया है। s की जगह डेल्टा x, v की जगह v नॉट x लिख दिया, क्योंकि x कॉम्पोनेंट निकाल लें तो वेलोसिटी भी x कॉम्पोनेंट की आएगी। तो v नॉट x हमारे पास कितना आया था, 9.06, और टाइम हमारे पास 10, तो आंसर हो जाएगा 90.6 सेंटीमीटर सॉरी। ये डेल्टा x आ गया। और डेल्टा y के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन v नॉट y और t हो जाएगा हमारे पास। तो v नॉट y की वैल्यू रख लेते हैं। v नॉट y हमारे पास आया था 4.23, और हमारे पास t टाइम जो आया था वो 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.3 सेंटीमीटर हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा। तो अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 3 और गिवन की। अब न्यूमेरिकल 3 करने के लिए सबसे पहले हम डेटा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। ये जो ड्यूरिंग 5th सेकंड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि S5 माइनस S4 बराबर है हमारे पास 36 के, यानी पहले के 4 सेकंड हम माइनस कर देंगे तो 5वें सेकंड में जो है वो 36 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है। और इस कंडीशन में हमारे पास क्योंकि 5 और 4 आ रहा है तो टाइम हमारे पास 5 सेकंड भी हो जाएगा। T5 कर देंगे, इसको T4 को हम 4 सेकंड कर देंगे। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेटा हो गया। अब डेटा के बाद हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है इसकी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं और सोल्यूशन की भी, और कैलकुलेट हमें क्या करना है, इसकी एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं S5 का। तो यहाँ पर हम पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, लेकिन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन के लिए। तो ये हो जाएगा VIT प्लस हाफ AT², और S5 हमें नहीं पता कितना है। VI हमारे पास 0 है क्योंकि लिखा हुआ है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी 0। VI जो है हम इधर ही लिख देते हैं डेटा के अंदर। टाइम 5th सेकंड है तो 5 आ जाएगा, 0/2 को डिवाइड कर लेंगे 0.5 हो जाएगा। A हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे लिख लेते हैं, और T हमें दिया हुआ है 5 सेकंड्स। तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 12.5, A आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इसका S4 कैलकुलेट कर लेते हैं। यही सेम फॉर्मूला है, VI की जगह 0 रख देंगे, T की जगह टाइम रख देंगे, 1/2 को डिवाइड करा तो 0.5 A, और टाइम की जगह 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये हमारे पास 8 A आ जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो हमारे पास कंडीशन है यानी कि S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36 यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो S5 की जगह लिख देंगे 12.5 है, S4 की जगह लिख देंगे 8a इज इक्वल टू 36। इनको माइनस करेंगे तो 4.5a इज इक्वल टू 36 आ जाएगा हमारे पास। और फिर 36 से हम 4.5 को डिवाइड कर देते हैं हमारे पास, तो a जो है वो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a आ गया। अब हम इसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो VI हमारे पास 0 हो गया, 5th सेकंड है, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5, A हमारे पास 8 आ जाएगा और T हमारे पास 5 का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, 0.5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 25, तो ये 0 खत्म कर देंगे, 25 4 हमारे पास 100 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास बुक का न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम न्यूमेरिकल 5 और गिवन की। अच्छा, अब इसमें आपको कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल, यानी रिक्वायर्ड में जो है आपको मालूम करना है एंगल, और सोल्यूशन भी लिख देते हैं साथ में। तो एंगल हमें मालूम करना है एट व्हाट एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कह रहे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट और रेंज जो है वो इक्वल आ गया। अच्छा, पेपर में ऐसा होगा, आपको बोलेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेंज, या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स रेंज। यानी जो भी कंडीशन दी हुई हो आपको इस तरह से लिखना और सॉल्व इसी तरह करना है जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो इक्वेशन आपको दी हुई है H इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर H का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो H का फॉर्मूला हमारे पास होता है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यह हाइट का फॉर्मूला आ गया। और रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब अगर आपके पास ये कंडीशन होती तो यहाँ पर हाइट और रेंज का सेम इसी तरह फॉर्मूला लगा लेते। इन शॉर्ट यहाँ पर 1/3 या 1/5 लिख लेते, एक ही बात हो जाती। अब V0 स्क्वायर कट गया, g से g कट गया हमारे पास, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर और साइन 2 थीटा। तो ये जो साइन 2 थीटा है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, और g यहाँ से कैंसिल हुआ हुआ, और यहाँ क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन को यहाँ भेज देते हैं और 2 को हम यहाँ पर नीचे की तरफ भेज देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन यहाँ जाएगा तो 1/2, ये 2 नीचे आकर इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर थीटा से साइन हमारे पास कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, लेकिन हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 4 ऊपर भेज देंगे और 1 को नीचे, तो ये साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल करने का फायदा ये होगा कि साइन अपॉन कॉस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के, और tan को फिर हम इस तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि कॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कॉट जो होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता नहीं है, इस वजह से हमने इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स 4 जो है वो 75.9 डिग्री, या हम लिख सकते हैं 76 डिग्री अप्रॉक्स जो है वो थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। करने वाले तो न्यूमेरिकल नंबर 1 नेक्स्ट पास आप देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 का जो डेटा है वो आपके पास कुछ इस तरह से, कार वेइंग 9800 न्यूटन, कार का वेट दिया हुआ है 9800 न्यूटन, वो लिख दिया हमने। अब कह रहे हैं कि वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, वो लिख दिया, और इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 कर लेंगे। और फिर कहते हैं ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, पहले क्योंकि चल रही है तो इसलिए VI, और बाद में रुकी है तो इसलिए VF 0 हो जाता है, और डिस्टेंस दिया हुआ है। मालूम हमें करना है जो ब्रेक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे F इज इक्वल टू m। वेट को हमने कन्वर्ट कर लिया मास के अंदर, लेकिन A हमें नहीं पता, उसके लिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। A निकालने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन यूज़ करी, वैल्यूज़ पुट कर दी 2, A मालूम करना था, S की जगह 50, VF 0 है, और VI की जगह 11.11। इसका स्क्वायर करा तो 1 2 3 आ गया, 250 100 होता है, 100 को यहाँ डिवाइड करा तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गए। इसको 1 के अंदर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के अंदर भी अक्सर आता है, तो और इसकी कंडीशन को समझना ज़रूरी है। इसके लिए आप सपोज करो कि आपके पास एक गन है, गन का मास इन्होंने दिया हुआ है, गन का मास नहीं दिया हुआ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम। इस वक्त ये रेस्ट में होने की वजह से इसकी U2 कितनी है, 0 है, क्योंकि ये रेस्ट के अंदर है। और यहाँ पर एक बुलेट है जो फायर कर दी गई है, और बुलेट का मास 50 ग्राम है, और बुलेट जो है वो ट्रैवल करते हुए आ रही है। अब बुलेट जो ट्रैवल कर रही है वो U1 के साथ कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता वो U1 कितना है। वही U1 हमें मालूम करने के लिए दिया गया है। यही क्वेश्चन में बोला है कि किस वेलोसिटी के साथ जो बुलेट है वो मास को, ब्लॉक को हिट करेगी, तो वो U1 हमें मालूम करना है। लेकिन U2 0 क्यों है, क्योंकि इस वक्त ब्लॉक जो है वो रेस्ट में। जैसे ही वो हिट करती है ब्लॉक, तकरीबन 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, तो हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर आकर रुक गई है, तो इस वजह से बुलेट और ये ब्लॉक दोनों की जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि बुलेट इसके अंदर है और दोनों ये साथ इस तरह से इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए V1 V2 इसके बराबर कर दिया हमने V के, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि बुलेट और मास दोनों एक दूसरे के अंदर है। लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाई करा हमने, सॉल्व करा, यहाँ पर ये 0 हो गया, इसको ऐसे लिख दिया, दोनों V थे तो प्लस हो गया, डिवाइड करा, ये आ गया हमारे पास 201 V। अब ये हमें नहीं पता कि ये ब्लॉक जो है कितनी वेलोसिटी से झूल रहा है, तो उसके लिए हमने लॉस ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन, ये फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू √2gh, तो V आ गई 1.4। V को हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 के अंदर, तो आपके पास U1 आ जाएगा 281.4, यानी कि ये बुलेट जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो 281.4 की चलते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसकी दो कंडीशंस दी, कह रहे हैं कि पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इस एक्सेलरेशन के साथ, उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है v। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो उस सूरत में एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि फोर्सेस आपको दो मालूम करनी है। एक फोर्स निकालना है जब वो उसकी एक्सेलरेशन 2 है, और दूसरा आपको निकालना है जब उसकी स्पीड 4 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले कंडीशन समझनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, कोई सा भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमेशा दो फोर्सेस लगती हैं, एक रिएक्शन फोर्स होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। अब क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन ग्रेटर है और W लेसर है, तो इस वजह से इसका जो नेट फोर्स है वो R माइनस W हो जाएगा। फिर W को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस आ जाएगा, इसकी जगह M है, W की जगह mg लिख दिया, M कॉमन ले लिया, A और G की वैल्यू पुट करी, फोर्स आ गई हमारे पास ये। अब अगेन हम वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर बनाया था, सिंपल A की जगह पर 0 रख देंगे, क्योंकि अब कांस्टेंट क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 3920 न्यूटन आ जाए। ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है उसका। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है लिखा हुआ है सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है जो अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर है, तो किलो को मल्टीप्लाई बाय 1000 करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। G और M की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमें ये बताना है डिटरमाइन द स्पीड, वो सैटेलाइट कितनी स्पीड से घूम रही है, उस सैटेलाइट की वैल्यू ऑफ G कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी है, और उसका टाइम पीरियड कितना है। तो V, G और T ये तीनों चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं RE प्लस H करके उस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो मालूम कर लेता हूँ। RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू फिक्स होती है, H की वैल्यू गिवन है, प्लस करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्बिट, उस ऑर्बिट का रेडियस आ गया जिसमें सैटेलाइट मूव कर रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, G, M और R वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करोगे तो V आपके पास आ जाएगा 7848.3 मीटर पर सेकेंड। अब G मालूम करना है यानी एक्सेलरेशन मालूम करना है, A भी लिख सकते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है GM अपॉन R स्क्वायर। G की वैल्यू रखोगे, M रखोगे, R स्क्वायर रखोगे, जो आपने यहाँ पर निकाला था कैलकुलेट करोगे 9.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2πr अपॉन V। तो 2π की वैल्यू और R और V सारी चीज़ें हमारे पास नोन है, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 5180 सेकेंड। 3600 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये आप पता लग जाएगा आपके पास कितना आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में आपको बताना है व्हाट इज़ द आइडियल बैंकिंग एंगल, यानी कि एक कार जो स्ट्रेट रोड पर चलती है वो टर्न होना चाहती है, तो टर्न होने के लिए उसका एंगल कितना होना चाहिए कि अगर उसके टर्न का जो सर्कल का रेडियस है वो 1.20 किलोमीटर है, उसकी स्पीड ये है और वैल्यू ऑफ G ये है। तो सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V स्क्वायर ओवर RG। वैल्यू सारी पुट करके सॉल्व करोगे तो थीटा आ जाएगा 4.11 यूज करता जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल 4 हमारे पास है। न्यूमेरिकल 4 में क्या कह रहे हैं, 70 किलोग्राम मैन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल 4 गिवन। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कह रहे हैं 70 किलोग्राम मैन, यानी एक आदमी है, उसका वजन कितना दिया हुआ है, 70 किलोग्राम दिया हुआ है। कह रहे हैं रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट दे दी है उसकी 3 मीटर और टाइम दे दिया उसका 2 सेकंड। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर गिवन है और हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर, तो इस अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड में हमें ये करना है हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि वर्क मालूम करना है और उसकी पावर आउटपुट हमें मालूम करनी है। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा को 0 कंसीडर करके cos 1 करके खत्म कर देंगे और फोर्स mg के और g की जगह h। तो यहाँ पर मास हमारे पास कितना आ जाएगा 70 और g की वैल्यू 9.8 और हाइट कितनी आ जाएगी 3। तो हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2058 जूल। ये वर्क डन आ गया हमारे पास। अब पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पावर का फॉर्मूला W अपॉन T होता है, तो वर्क डन हम यहाँ से निकाल चुके हैं 2058 और टाइम कितना है 2 सेकंड है। तो यहाँ पर पावर हमारे पास हाफ हो जाएगी इसकी 1029 वॉट। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 6 के ऊपर। न्यूमेरिकल 6 जो है उसमें ये कह रहे हैं आपको कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो इस सूरत में जो इस स्टोन की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमें मालूम करनी होगी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कह रहे हैं दो हाइट है, एक ऊपर जाने की है, ऊपर जाता है वो 10 मीटर की हाइट पर, तो इसको हम H2 का नाम दे देते हैं 10 मीटर।
और एक हाइट वो है जो कह रहे हैं 2 मीटर आपको बताना है ग्राउंड से ऊपर इसकी वेलोसिटी, यानी कि जब ये ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप होते वक्त इसकी टोटल हाइट 10 मीटर है, लेकिन आपको वेलोसिटी बतानी है 2 मीटर ऊपर। तो यानी कि आपको हाइट कितनी चाहिए, 10 - 2 8 मीटर की हाइट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब क्योंकि ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा था, या बेसिकली वेलोसिटी हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ आने की है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड हमें क्या इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी हमारे पास जो हमें इसकी निकालनी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास VF। तो VF जो है हमें मालूम करना है, और VI जो है वो यहाँ पर गिवन है जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाके रुकता है तो ऊपर से नीचे आते वक्त, तो ऊपर ये थोड़ी सेकंड के लिए रुका है, तो रेफरेंस के हिसाब से स्टार्ट इसका 0 से हुआ है, इस वजह से इनिशियल वैल्यू जो है इसकी वो 0 हम ले लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन लगाते हैं हम। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2s = VF² - VI²। तो 2 आ गया हमारे पास, a की जगह g की वैल्यू यानी 9.8 और हाइट की जगह पर 8 रखेंगे, और VF हमें मालूम करना है और VI की जगह पर 0। तो ये वाला 0 होकर पूरा खत्म हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 160, फिर दोनों का हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 7 के अंदर कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 200 जूल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी गिवन है, 200 जूल गिवन है। फिर कह रहे हैं व्हेन इट इज ड्रॉप इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इसकी 160 जूल। अच्छा जी, अब कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, यानी सिंपल इज दैट कि हमें इसका वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला या W लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बेसिकली इधर फॉर्मूला ये लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस W, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टार्ट में बिल्डिंग के ऊपर वो बॉल है, फिर ड्रॉप हुई है, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल कहलाएगी हमारे पास। तो इधर लिख लेंगे 200 160 प्लस W, तो 200 - 160 कर देंगे तो हमारे पास W का आंसर कितना आ जाएगा, 40 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ना हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स गिवन है उसको हम लिख लेते हैं F1 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एन एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर, तो 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज 2 मीटर स्क्वायर, एक दूसरा पिस्टन है जिसका एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। और रिक्वायर्ड क्या करना है, आपको सबसे पहले बताना है व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर आपको बताना है कि वो जो फ्लूइड है दूसरे पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, तो यानी कि P2 हो जाएगा। और द फोर्स ऑन द अदर पिस्टन, यानी जो फ्लूइड है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, यानी P2 और F2 हमें मालूम करना है। तो तीसरी हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम इसका F2 मालूम कर लेते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर F2 की। अब F2 के का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, F1/A1 = F2/A2। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, सॉरी F1 की वैल्यू हमारे पास 20 और A1 की वैल्यू 0.2, F2 हमें मालूम करना है और A2 की वैल्यू 2, तो 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.2 लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 × 2 हमारे पास 20 × 2 40 आ जाएगा, और 40 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो 20 × 2 40 होगी हमारे पास, और 40 को हम डिवाइड कर देंगे 0.2 से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 न्यूटन। अब हेडिंग डालते हैं P2 हम मालूम करने जा रहे हैं। तो फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A होता है। 2 है तो सबके साथ 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगी 200 और A2 आ जाएगा हमारे पास 2, तो आंसर आ जाएगा 100 पास्कल। तो ये हो गया हमारे पास P2। 7 में सबसे पहले टैंक 4 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है 4 मीटर, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर जो है उसकी वेथ दी हुई है, और 2 मीटर डीप, डेप्थ या हाइट हमें दी हुई है उसकी 2 मीटर। और आगे दे रहा है बोला हुआ है इस फिल्ड टू द ब्रिम विथ पैराफिन, और जो पैराफिन है हमारे पास उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है यहाँ पर 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें बताना है बेसिकली कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस, बेस के ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई होगा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड और सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो प्रेशर मालूम करना है हमें, और दूसरी चीज़ व्हाट इज़ द थ्रस्ट, यानी आप थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρ/GH होता है, ρ यहाँ पर 800 है, G यहाँ पर 9.8 है, और डेप्थ या हाइट आपको 2 दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16,000 पास्कल। ये प्रेशर ऑफ बेस आ गया हमारे पास। अच्छा, प्रेशर ऑफ बेस के बाद हमें थ्रस्ट फोर्स मालूम करनी है, तो थ्रस्ट का फॉर्मूला P × A होता है। तो P हमारे पास कितना है 16,000 है, और A की जगह पर हम लेंथ इंटू विथ रख लेंगे, तो ये हो गया 16,000 × 4 × 3, तो ये हमारे पास आ गया 19200 न्यूटन। तो ये अब थ्रस्ट फोर्स आ गई हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास क्या है, गिवन की हेडिंग डाल देते हैं।
अच्छा जी, बोला हुआ है कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ऑन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ 0.1 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस दिया हुआ है आपको, आपके पास जो ऑयल है उसका जो रेडियस है वो गिवन है, ऑयल की जो ड्रॉप है उसका रेडियस दिया हुआ है आपके पास 0.1 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो मिली की जगह 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 या सिंपली डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं फॉलिंग थ्रू एयर एट दिस टर्मिनल वेलोसिटी, और आगे इन्होंने बोला हुआ है विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है हमारे पास। विस्कोसिटी ऑफ एयर को हम किस तरह से लिख लेते हैं, विस्कोसिटी का सिंबल ये ईटा होता है, और ये हमें दिया हुआ है 1.8 और एक्सपोनेंट माइनस 5 पास्कल इंटू सेकेंड, ये विस्कस ऑफ एयर, और डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल हमारे पास कितनी है, 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दो चीज़ें गिवन है और दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड हमें क्या क्या है, रिक्वायर्ड में हमारे पास है विस्कस ड्रैग, यानी कि फोर्स मालूम करनी है हमें विस्कस ड्रैग, और दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है टर्मिनल वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर विस्कस ड्रैग फोर्स को FD का नाम दे देते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी को VT का नाम दे देते हैं। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी विस्कस ड्रैग मालूम कर लेते हैं इसका। तो विस्कस ड्रैग क्या होगा, विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला आपके पास होता है, यहाँ पर हम करते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं यहाँ, और सबसे पहले हम इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो लिख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 4/3 या 2/9, 2/9 से लिख लेते हैं 2r² और रॉ डेंसिटी और g और डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सारी 2 लिख लेते हैं। r की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 और डेंसिटी ऑफ ऑयल दी हुई है 850 और वैल्यू ऑफ g 9.8 और 9 और विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, और अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो वैल्यू कैलकुलेटर आ गया ये। तो कैलकुलेटर के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं किस तरह से, सबसे पहले 2 लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 850 और फिर मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये सारी वैल्यूज़ रखी तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.66। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो क्या है हमारे पास 1.666, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 1.8 और एक्सपोनेंट माइनस 5। तो ये आ रहा है हमारे पास 1.62 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 1.62 एक्सपोनेंट माइनस 4 सॉरी, तो माइनस 4 लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 10283.9, यानी इसको पूरा राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को 10284 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई इसकी। अब इसकी ड्रैग फोर्स मालूम कर लेते हैं। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, FD इज इक्वल टू, और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई और ईटा रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी, ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 6 लिख लिया, पाई की वैल्यू 3.142 और ईटा की वैल्यू 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5 और आर की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 और टर्मिनल वेलोसिटी जो यहाँ से कैलकुलेट करें 10284। ये सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10284। तो यह हमारे पास आ गया 3.4 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो देख लेते हैं बिल्कुल। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास कितनी आई है, तो ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई 3.142 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाय 10284। तो जब आप इन सब वैल्यूज़ को न्यूटन, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स आ गई। न्यूमेरिकल 3 गिवन, हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 3 और गिवन की, और इसके बाद सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैव इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड। तो एयर की जो वेलोसिटी है वो दी हुई है हमें 3 मीटर पर सेकेंड।
तो वेलोसिटी ऑफ एयर हमें दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, उसको हम v1 का नाम दे देते हैं। इट कैन रिप्लेनिश द एयर एवरी 15 मिनट्स। टाइम हमें दिया हुआ है 15 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं, तो 1560 हमारे पास हो जाएगा 900 सेकंड्स। आगे बोला हुआ है इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 300 क्यूबिक मीटर, तो इसको हम v2 का नाम दे देते हैं 300 मीटर क्यूब। और मालूम क्या करना है हमें, एरिया मालूम करना है, तो एरिया, और यहाँ पर हम सोल्यूशन की भी हेडिंग डाल देते हैं साथ, तो एरिया A1 का नाम दे देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज होगी। अब इसको हमने वेलोसिटी V1 और ये वॉल्यूम V2, ये दोनों डिफरेंट है, ये याद रखना है आपको। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है A1 V1 और A2 और V2, वेलोसिटीज होती हैं दोनों। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो V1 है ये तो गिवन है हमारे पास, तो A1 हमें रिक्वायर्ड है, A1 यही रखते हैं, और A2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। और ये जो V2 है, वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो इसको हम L2 अपॉन T लिख लेते हैं। और जो V1 था वो यहाँ पर आ जाएगा, और A2 और L2 मिलकर वॉल्यूम बना लेंगे। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और T और V1 एज इट इज आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो V2 हमें दिया हुआ है 300 और टाइम हमें दिया हुआ है 3, वेलोसिटी 3 दी हुई और टाइम है 900 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.11 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं वाटर सर्कुलेट्स थ्रू आउट अ हाउस इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम इफ द वाटर इज पंप्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.5। वाटर की स्पीड दी हुई हमें 0.5 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप 4 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.04 मीटर हो जाएगा। और कह रहे हैं इन द बेसमेंट अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 atm, और हमारे पास बेसमेंट के अंदर ये इसका जो दूसरा सिरा जा रहा है और वहां पर जो इसका प्रेशर है वो दिया हुआ है 3 atm दिया हुआ है, तो वो 3 atm लिख लेते हैं। और जो दूसरी साइड है व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड एट प्रेशर इन अ 2.6 डायमीटर, यानी पाइप का जो दूसरा हिस्सा है उसका डाया दिया हुआ है 2.6, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.026 मीटर। ठीक है, तो और आगे दिया हुआ है हमें पाइप ऑन द सेकंड फ्लोर 5 मीटर अबव, यानी जो हाइट हमें दी हुई है वो दी हुई है 5 मीटर अबव, तो इसको हम H2 लिख लेते हैं। और जो H1 है बर्नौलीज में आपको पता है वो 0 मीटर होता है। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, वेलोसिटी निकालनी है सेकंड डायमीटर से, यानी जो दूसरी साइड से जो पानी है वो किस प्रेशर से बाहर निकलेगा ये हमें मालूम करना है। तो रिक्वायर्ड के बाद हम हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। अच्छा जी, अब इसको करने के लिए हमें बर्नौली इक्वेशन यूज करनी है, लेकिन मसला ये है कि बर्नौली इक्वेशन से पहले अच्छा प्रेशर और वॉल्यूम भी मालूम, वेलोसिटी भी मालूम करनी है और प्रेशर भी मालूम करना है, दोनों साइड पर कितना होगा, तो ये हमारे पास P1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं वही ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं फॉर वेलोसिटी ऑफ 2। तो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 और A2 और V2 हमें यूज करना है। V1 हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हमें एरिया नहीं पता, ना A1 पता है और ना A2, लेकिन हमें ये पता है कि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, इसको 2 कर देते हैं और इसको 1, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, या तो हम इस डायमीटर को यहीं पर रेडियस में कन्वर्ट कर लें, या तो हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम जो डायमीटर है आर की जगह पर लिख लेंगे D1/2 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम, और इधर हम लिख लेंगे D2/2 का होल स्क्वायर और V2। तो हमारे पास जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे इसको, और या एक तरफ कर लेते हैं, और V2 हमें बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है, तो हम पहले फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं किस तरह से, या वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। D1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.04, और इसको हम डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और V1 की वैल्यू हमारे पास है 0.5, ये आ गया। और फिर D2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.026 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर, और ये V2 हमें मालूम करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 2 एक्सपोनेंट -4। और इसको भी हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.026 डिवाइडेड बाय 2 और इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1.69 एक्सपोनेंट -4 V2। अब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 1.69 एक्सपोनेंट -4। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय और 1.69 एक्सपोनेंट -4, तो आंसर आ रहा है हमारे पास, वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है 1.18 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायमीटर कम होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, ये हमने इस इक्वेशन से हमने देखा। आप प्रेशर मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं फॉर P2 की। प्रेशर के लिए हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन यूज कर लेंगे। अब बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1, ये होती है, और इसी तरफ हो जाता है P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, सारी चीजें गिवन है, बस हमें P2 मालूम करना है। तो P1 की जगह पर हम लिख लेते हैं 3 atm। तो P1 हमें 3 atm दिया हुआ है, तो इस atm को हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। atm को हम पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.01 एक्सपोनेंट 5 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 3.03 एक्सपोनेंट 5 पास्कल।
तो हम यहाँ पर P1 की जगह पर लिख लेते हैं 3.03 एक्सपोनेंट 5 प्लस 1/2 और ये जो रॉ है इधर हम डेंसिटी ऑफ वाटर यूज कर लेंगे 1000 और V1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर प्लस अगेन हमारे पास जो डेंसिटी है वो कितनी है 1000 है तो वो लिख लेते हैं, G की वैल्यू 9.8 है और H1 आपको पता है कितना है 0 है तो ये 0 आ गया। P2 हमें रिक्वायर्ड है वो ऐसे लिख लेते हैं 1/2 रॉ की जगह 1000 और फिर V2 की जगह जो हमने निकाला है 1.18 का स्क्वायर और फिर आगे 1000 और G की वैल्यू 9.8 और H की वैल्यू 5। तो ये सारी वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर ली इक्वेशन के अंदर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला हिस्सा तो पूरा 0 हो जाएगा, इधर इसको सॉल्व करते हैं 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.5 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं और फिर डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास आ रहा है 125। तो इसको पूरा सॉल्व करा 125 आ गया और डायरेक्टली इसको हम इसमें प्लस कर देते हैं तो 125 प्लस 3.03 एक्सपोनेंट 5 तो ये आ रहा है हमारे पास 303125 यानी ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा 303125। और अब इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, P2 हम ऐसे ही रखते हैं। अब पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी वाला, ये काइनेटिक एनर्जी तो ये हमारे पास 1.18 का होल स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 696200। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1.18 का हमने सबसे पहले स्क्वायर करा और फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 करा और डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ रहा है 696.2 और आगे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 प्लस 9.8 सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 49000। तो 49000 को हम लिख लेते हैं पहले 49000 और फिर इसको इसमें हम प्लस कर देंगे तो प्लस 696.2 तो प्लस होने के बाद ये हो गया 496.2 तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं P2 प्लस 49696.2 ये आ गया और यहाँ पर 303125। अब ये प्लस हो रहा है तो यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 49696.2 और P2 तो इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आंसर 303125 माइनस 49696.2 तो आंसर आ रहा है 253। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 253428.8 ये आ गया हमारे पास पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट मस्ट टू प्रोटॉन्स तो 2 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं तो यानी कि Q1 और Q2 ये हमारे पास है प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का हमारे पास मास और चार्ज हमें यूज़ करना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम तो इसका मास भी हमारे पास हो जाएगा यानी कि m इज इक्वल टू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन आ गया और चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हैं जैसे के आ जाएगा आपके पास, के हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अब कंडीशन ये if the magnitude of the electric force acting on either one due to the other is equal to the magnitude of the gravitational force on a proton at earth surface यानी कि इस कंडीशन में इन्होंने आपको ये बोला है कि इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बेसिकली बराबर होगी वेट ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के हम हाउ फार अपार्ट का मतलब है डिस्टेंस निकालना और डिस्टेंस को हम यहाँ पर r से डिनोट कर देते हैं और सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो जो इन्होंने कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से हमें वेट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों हमें बराबर करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर और वेट ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारे पास मास mg। अब ये r स्क्वायर कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ भेज देते हैं, इनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन mg इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, k की वैल्यू हो जाएगी 9 एक्सपोनेंट 9 और Q1 Q2 हमारे पास दोनों सेम आ जाएंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और क्योंकि दोनों सेम है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ और m की वैल्यू हो जाएगी 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 और वैल्यू ऑफ g हो जाएगी 9.8। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास r कितना आता है, r स्क्वायर कितना आता है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया इसका और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 एक्सपोनेंट 9 के साथ। तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 28। तो ये ऊपर वाली वैल्यू लिख ली हमने और नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो ये आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 26। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो 2.304 एक्सपोनेंट माइनस 28 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 26। तो ये हमने वैल्यू लिख ली कैलकुलेटर में और जब डिवाइड का बटन दबाया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0144। तो
आर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 0.0144। अब इसका रूट ले लेंगे हम क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा आर का 0.12 मीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आर आ गई। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लाजमी आएगा पेपर में। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 गिवन की हेडिंग आ गई। अच्छा, न्यूमेरिकल 4 में कह रहे हैं एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम हैज़ अ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, वो कितना है आपके पास 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम मास दिया हुआ है, एंड अ चार्ज ऑफ 2e, चार्ज आपको दिया हुआ है 2e। अब आपको पता है कि E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज हो जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो ये हमारे पास हो गया Q। और इसके बाद सॉल्यूशन लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। पहले रिक्वायर्ड हमें क्या करना है, E निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें मालूम करनी है, और यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ की जगह पर लिख लेंगे mg अपॉन क्यू, और वैल्यू ऑफ m कितनी हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ m हो जाएगा 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27, वैल्यू ऑफ g 9.8, और वैल्यू ऑफ q हमारे पास हो जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो इसको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास E आ जाएगा 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। नंबर 3 की हेडिंग डाल देते हैं, गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो लिख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस 19 कूलम इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है यहाँ पर 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 1200 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो ये हो जाएगा 1200, 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन इट, इट्स एक्सेलरेशन, फोर्स भी मालूम करनी है, एक्सेलरेशन भी, और टाइम भी। कब, जब वो जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेंटीमीटर का, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.02। और यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन भी इसका हम ले लेंगे क्योंकि फोर्स निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास ऑफ प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। रिक्वायर्ड में हमें F मालूम करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, B के अंदर एक्सेलरेशन और C के अंदर टाइम, ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम फोर्स मालूम कर लेते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी हुई और Q भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अब F मालूम करना है तो Q को हम यहाँ भेज देते हैं, तो F का फॉर्मूला हो जाएगा E Q। तो अब वैल्यू पुट करके सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो F लिख लिया हमने, और इज इक्वल टू E की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 12000, और Q की वैल्यू लिख लेते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 न्यूटन, ये फोर्स आ गई हमारे पास। अब एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फॉर A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू ma। तो F हमारे पास क्या है 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14, और m की वैल्यू 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, a मालूम करना है। तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 डिवाइडेड बाय 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, और जब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.12 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें टाइम मालूम कर लेते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं 40। अब टाइम मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ S यानी कि डिस्टेंस या R हमें जो दिया हुआ है वो है 0.02, और वैल्यू ऑफ V जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। टाइम मालूम करना है 1/2 लिख लेते हैं, और वैल्यू ऑफ A हमारे पास ऊपर आ चुकी है 2.12 एक्सपोनेंट 16, और T स्क्वायर है दैट इज लिख लेते हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली सारी। अब इसको इससे डिवाइड करके या तो यहाँ पर भेज, ये तो पहले 0 हो जाएगा, तो ये 0 होकर ख़त्म हो जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, या एक साथ ही हम पूरा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये 0 हो गया 0.02, और ये 1/2 0.5 कर देते हैं, 0.5 और 2.12 एक्सपोनेंट 16 और T स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो T स्क्वायर हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाय 0.5 2.12 एक्सपोनेंट 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर जब इससे डिवाइड करेंगे तो T स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.88 एक्सपोनेंट माइनस 18।
स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.37 एक्सपोनेंट माइनस 9 सेकेंड्स, और एक्सपोनेंट माइनस 9 किसके बराबर होता है, नैनो के। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 1.37 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 6, हेडिंग डाल देते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल 6 में कह रहे हैं अ 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एंड 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कैपेसिटर है C1 2 माइक्रोफेराड, कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 फेराड हो जाएगा, और सेकंड कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 फेराड हो जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है 300 वोल्ट, और कह रहे हैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं और एनर्जी लिख देते हैं रिक्वायर्ड में। अब एनर्जी का फॉर्मूला ये E इक्वल टू हाफ CV²। अब दो हैं तो इन दोनों की मदद से पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी, और दोनों जो है हमारे पास पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा 2 + 4 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा, और कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 - 6 माइक्रोफेराड। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गई। अब इस टोटल कैपेसिटेंस को एनर्जी के फॉर्मूले में रख देते हैं। E इक्वल टू हाफ CV², तो हाफ 0.5 हो गया, C की जगह 6 एक्सपोनेंट माइनस 6 आ गया, और वोल्टेज दिया हुआ है 300 स्क्वायर। तो स्क्वायर अप्लाई कर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.27 जूल। हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 10 DC सर्किट की तरफ। तो इस चैप्टर में से जो मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट करा है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल 2 की हेडिंग डाल देते हैं और लिख देते हैं गिवन। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 और गिवन जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं हम वो लिख लेते हैं। कह रहे हैं नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। वायर ऑफ लेंथ दी हुई है हमें 12 मीटर, और कह रहे हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें दिया हुआ 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा हमें, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, और क्या चीज़ गिवन है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 6 ओम। रेजिस्टेंस हमें दी हुई है इसकी 6 ओम, ये लिख लेते हैं हम। अब मालूम क्या करना है, इसके लिए हम हेडिंग डाल देते हैं रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डालकर हम लिख लेते हैं मालूम करना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। और अब हम हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर लिख लेते हैं फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू रॉ L/A। तो R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 6, रॉ मालूम करना है, L हमें दिया हुआ है 12, और A हमारे पास आ गया 4 एक्सपोनेंट माइनस 9। इसको हम 6 के पास भेज देते हैं 4 एक्सपोनेंट माइनस 9 को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 एक्सपोनेंट माइनस 9, और 12 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। और जब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 6 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 9 ये आ गया आपके पास, और इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो आंसर आ रहा है 2 एक्सपोनेंट माइनस 9, और इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास ओम मीटर। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई इस बुक का, इस चैप्टर का हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 था। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि इस बुक का हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 4, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन न्यूमेरिकल 4 और गिवन। तो अब लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं 3 रेजिस्टर्स यानी R1 R2 R3, 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। कह रहे हैं आर कंबाइंड इन सीरीज़, तीनों को सीरीज़ में कंबाइन करा हुआ है कुछ इस तरह से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन किया हुआ है। और कह रहे हैं इसको जो EMF मिल रहा है यानी वोल्टेज मिल रहा है वो हमारे पास 24 वोल्ट है। तो हमें कैलकुलेट करना है एंड नेग्लिजिबल ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हम हेडिंग डाल देते हैं। इसके बाद हमें मेजर करना है V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और V3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम सॉल्यूशन की। अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे R1 + R2 + R3। तो R1 की वैल्यू 1 2 और 3 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 ओम। तो ये हमारे पास आ गया 6 ओम। अब 6 ओम के बाद हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है 1 बाय 1। तो उसके लिए हम पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। V हमारे पास 24 है, I मालूम करना है 6, 24 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास I की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 4 एम्पेयर। ये हमारे पास I आ गया। अब इसी I की मदद से, क्योंकि सीरीज़ के अंदर एक पाथ होता है, तो I1 I2 और I3 तीनों टोटल करंट जो कि 4 एम्पेयर है, सारे करंट जो है हमारे पास बराबर ही होंगे। तो इसलिए आज से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं V1 इज इक्वल टू IR1। अब I1 नहीं लिखेंगे क्योंकि I जो है वो सेम होता है, V1 कैलकुलेट करना है तो 4, और R1 की जगह हम 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओम। फिर इसके बाद हम V2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा IR2। तो
आई आ जाएगा हमारे पास और R2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 ओम। और फिर इसके बाद हम V3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V3 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा I R3 हो गया हमारे पास 4 और R3 हो गया हमारे पास 3, तो 4 3 12 वोल्ट। ये हमारे पास V3 V1 V2 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं अपना। तो अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 11 ऑस्किलेशन की तरफ। चैप्टर नेम ऑस्किलेशन है। तो इस चैप्टर में से जो मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट करे वो है हमारे पास बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1। बुक का न्यूमेरिकल 1 है और इस सीक्वेंस में न्यूमेरिकल 26 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास गिवन। तो गिवन की हेडिंग डाल के लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। कह रहे हैं द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 0.5 सेकेंड का। आगे कह रहे हैं एंड द एम्पलीट्यूड इज़ 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, x0 से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। और इस 5 सेंटीमीटर को हम डिवाइडेड बाय 100 कर 0.05 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज़ द स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट द एंड द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो रिक्वायर्ड के अंदर हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड, यानी कि v मालूम करना है और दूसरा एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन में जो स्पीड हमें निकालनी है तो स्पीड के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास उससे आता है यूनिफॉर्म जो प्रोजेक्शन वाला होता है उसके अंदर से ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब एक्स नॉट तो हमें पता है लेकिन ओमेगा हमें नहीं पता, तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के और एक्स नॉट आ जाएगा। अब टी हमें पता है टाइम पीरियड और 2 पाई बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे लिए नोन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कितना आंसर बनता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.142, एक्स नॉट की जगह 0.05 और डिवाइडेड बाई टी कर देंगे 0.5। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आ जाता है। 2 × 3.142 × 0.05, तो ये हो गया 0.3142 और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0.5 से। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.6284। तो वी आ रहा है 0.6284 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमें उसी से लेना है, प्रोजेक्शन वाली इक्वेशन से, डेरिवेशन से। तो वो होगा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो इधर भी हम उसी तरह से सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओमेगा की जगह पर हम लिख लेते हैं 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर और एक्स नॉट की जगह पर 0.05। तो इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी 3.142, टाइम पीरियड की जगह 0.5 लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर और 0.05। तो इन सबको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बन रहा है। 2 × 3.142 6.284 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.5 कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास और इसका स्क्वायर कर देते हैं 157 बन गया और डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 से। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 7.897 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 1। अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट करा है वो इसी का बुक का आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है और हमारे पास सीक्वेंस में 27 बन जाएगा। गिवन लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है अ स्विंग मशीन नीडल मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेशन लाइक SHM as it sews a seam. Suppose the needle moves 8.4 मिलीमीटर from its highest point to its lowest point. तो ये जो हमारे पास 8.4 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये कह रहे हैं दरअसल सुई जो है वो ऊपर से नीचे तक पूरा जो कवर कर रही है वो 8.4 मिलीमीटर कवर कर रही है और 8.4 मिलीमीटर को हमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास एम्पलीट्यूड निकलेगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4.2 मिलीमीटर। इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 0.0042 मीटर हो जाएगा। ये कंडीशन कुछ इस तरह से कि एक सुई जो है आपके पास हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है। अब जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो खाली हाईएस्ट पॉइंट से सेंटर या फिर लोएस्ट पॉइंट से सेंटर, खाली इतना हिस्सा होता है एम्पलीट्यूड। तो ये ऊपर से पूरा नीचे जा रहा है, इसलिए हम इसको हाफ करेंगे तो हमें इसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इस वजह से हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 किया। अब हम आ जाते हैं एंड इट मेक्स 24 स्टिचेस इन 9 सेकेंड। तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टिचेस 24 और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 9 सेकेंड। तो इस स्टिचेस और इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, वो आगे चल के देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द नीडल। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड की हेडिंग डालकर या सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। स्पीड ऑफ नीडल निकालनी है यानी v। अब v का फॉर्मूला हमने अभी पीछे लिखा था, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह अब हम लिख लेंगे 2 पाई f और एक्स नॉट।
और f की जगह पर हम लिख लेंगे n/t, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n/t। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो n हो गया हमारे पास 24, टाइम हो गया 9 और x0 हो गया हमारे पास 0.0042। तो सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.07 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको पेपर में ये कह देते हैं कि इसका आंसर सेंटीमीटर में लिखो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 7 सेंटीमीटर ओवर सेकेंड आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सीक्वेंस का न्यूमेरिकल नंबर 28 है और बुक के अंदर ये वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास 11.1, हेडिंग डाल देते हैं गिवन की। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी आपके पास पेपर के अंदर आ सकता है। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कह रहे हैं द स्प्रिंग यूज्ड इन वन सच डिवाइस शोन इन फिगर 11.12 हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है यानी कि K 606 न्यूटन पर मीटर। आगे कह रहे हैं एंड द मास ऑफ चेयर इज, मास ऑफ चेयर दिया हुआ है आपको 12 किलोग्राम। ठीक है जी। अच्छा, द मेजर्ड ऑस्किलेशन पीरियड इज, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 2.41 सेकेंड। आगे कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मास हमें यूज़ करना है तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डालकर लिख देते हैं मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, इसको हम लिख देते हैं ma, और ये क्योंकि चेयर का मास है तो ये mc लिख देते हैं। तो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टोटल मास हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ये वाला, T इज इक्वल टू 2 √m अपॉन K। इधर हम T लिख देते हैं कि ये टोटल मास है। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे टोटल मास आ जाएगा। तो टाइम पीरियड की जगह हम 2.41 लिख देते हैं, 2 आ जाएगा हमारे पास, पाई की जगह 3.142 आ जाएगा, m हमें कैलकुलेट करना है और K हमें दिया हुआ है 606। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.28 हो जाएगा और फिर 6.28 को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर mt और 606 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है। ये आएगा 2.41 डिवाइडेड बाय 6.28, तो ये आ रहा है 0.383। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.383 और mt अपॉन 606 अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों पर हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 0.383 स्क्वायर और अंडर रूट m टोटल और 606 और इस पर भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर तो mt और 606 आ जाएगा। अब देखो बेसिकली मैंने होता ये है कि अब जैसे हम ये इतना बड़ा आंसर है, इसमें से खाली थोड़े से डिजिट ले लेते हैं तो आंसर पर फर्क आ जाता है। तो डिवाइड करने के बाद मैंने इसको रिमूव नहीं करा, डायरेक्टली मैं इसी पर स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा 0.147270। तो यहाँ लिख लेते हैं 0.147270। अब 606 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 270 मल्टीप्लाई बाय 606 और m टोटल। तो अब इस वैल्यू को मैंने इरेज नहीं करा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 606 से, तो 89.2 जो है हमारे पास टोटल मास आ रहा है। अब इस टोटल मास के अंदर हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ चेयर है, क्योंकि हमें मास ऑफ एस्ट्रोनॉट कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट कैलकुलेट करने के लिए mt को हमें mc को mt से माइनस करना पड़ेगा। तो 89.2 माइनस 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 77 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ एस्ट्रोनॉट आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है आपके पास इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की हमारे पास अकॉस्टिक्स है। तो यूनिट 12 अकॉस्टिक के अंदर जो हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस का हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 29 हो जाएगा। और जो बुक के अंदर आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल 12.2 देख सकते हो। तो एग्जाम्पल 12.2 की हेडिंग डालकर गिवन लिख देते हैं, इसका चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 1 है और एग्जाम्पल है हमारे पास। तो एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन पेपर के अंदर अक्सर वो या तो इतना मुश्किल दे देंगे या इतना आसान, तो इसलिए आसान वाले लाजमी करने चाहिए, क्योंकि अगर आसान वाले नहीं आते तो वो मुश्किल लगने लग जाते हैं। इन अ गेम ऑफ क्रिकेट मैच अ स्पेक्टेटर इज सिटिंग इन द स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर अवे। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर अवे, तो इसको हम लिख लेते हैं एस से डी से भी लिख सकते हो। फ्रॉम द बैट्समैन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द साउंड ऑफ द बैट कनेक्टिंग विद द बॉल हिट फॉर अ 6 टू ट्रेवल द स्पेक्टेटर्स एयर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं और इसको केल्विन में प्लस कर लेंगे तो 273 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है जी, टेम्परेचर हो गया। बेसिकली ये कह रहे हैं एक बैट्समैन है, वो खेल रहा है, तो जब वो 6 मारता है तो 6 मारने की जो साउंड है वो स्पेक्टेटर को किस स्पीड से या कितने टाइम के अंदर जाएगी, टाइम बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। और
यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड इस टेम्परेचर के अंदर 300 केल्विन में। तो स्पीड ऑफ साउंड इस टेम्परेचर में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा v के साथ मैं यहाँ पर 27 या 300 या t लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो भी हमारे पास गिवन होता है, तो टेम्परेचर का हम यहाँ पर सिंबल लिख लेते हैं। ये टेम्परेचर आ गया हमारे पास डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका, ये दोनों वैल्यू फिक्स है, समझ लो ये पूरा फॉर्मूला है। बस हमें यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारे पास। टेम्परेचर जो है इसके अंदर हम सेल्सियस के अंदर ही रखेंगे, इसमें हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं VT इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 348.47 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए हम वेलोसिटी का मशहूर फेमस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, इधर टी लिख देते हैं, तो टी को हम यहाँ भेज देते हैं, तो एस अपॉन वी टी हो जाएगा। एस हमें कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 60 मीटर, और वी टी हमारे पास आया 348.47। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.172 सेकंड। तो इतनी देर के अंदर ये जो हमारे पास बैट का साउंड है 0.172 सेकंड में स्पेक्टेटर के पास पहुँचेगा। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सीक्वेंस का न्यूमेरिकल नंबर, हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल सीक्वेंस का, हमारे पास है न्यूमेरिकल 30। और बुक के अंदर से अगर आप देखना चाहो तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल 12.3। दरअसल जो लास्ट एग्जाम्पल थी वो लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस वालों के पेपर में आई थी, और ये जो अब हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं ये मॉडल पेपर में आई हुई है, तो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों करना ज़रूरी है। तो डेटा बना लेते हैं हम, गिवन लिख लेते हैं। लिखा हुआ है सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डॉपलर्स इफेक्ट का केस नंबर 3 का पार्ट भी है, विद वेलोसिटीज़ विच आर 0.5 टाइम्स एंड 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये इन्होंने कहा है VS का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स, यानी जो गाड़ी थी उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड इन्होंने दी हुई है 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है हमारे पास, वो यहाँ पर हम पहले V लिख लेते हैं, 0.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 332 होती है, लेकिन इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इन दी लास्ट हम कर लेंगे, इसको कन्वर्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो करके भी कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। आगे दिया हुआ है रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ लिसनर या ऑब्जर्वर, तो उसको हम VO या VL से लिखते हैं, वो है हमारे पास 0.2 V। और डी वी है इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज इमिटिंग साउंड इज 2000 हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है 2000 हर्ट्स। तो अब हेडिंग डाल देते हैं हम रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड हमें क्या क्या है वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड है हमें कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, डेल्टा एफ, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ गया और इसका परसेंटेज निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमें ये करना है कि पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, और यहाँ पर जो एफ गिवन था वो। अब देखो यहाँ पर उसको कन्वर्ट अगर हम कर देते हैं तो फिर वैल्यू को यहाँ पर लिखना पड़ता है, इसकी भी वैल्यू लिखनी थी, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आसान किस तरह हो जाएगी, मैं डायरेक्ट वी ओ की जगह पर 0.2 वी लिख दूंगा और वी माइनस वी एस की जगह 0.5 वी लिख दूंगा और एफ ऐसी लिख देते हैं अगले स्टेप में। अब वी दोनों सेम है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 1.2 वी हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 वी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 2000 और एफ प्राइम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, वी से भी डायरेक्ट कैंसिल हो गया, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5, जो भी आंसर आएगा उसको हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस तरह कर लेंगे, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो आंसर आ रहा है 4800 हर्ट्स। तो अब हमें ये करना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू लिसनर। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू लिसनर का मतलब ये है कि इसके साथ डिवाइड में हमें एफ भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा एफ परसेंटेज। अब डेल्टा एफ की जगह पर हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि एफ ओ माइनस या एफ प्राइम माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला बन गया। तो 4800 माइनस
2000 और डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3000 और 2800 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140% एफ प्राइम। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, देखो 4800 को हमने माइनस करा 2000 से, यह आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा, यह आया, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो हमारे पास 140% में आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल सीक्वेंस का हमारे पास 31 बन रहा है और बुक का अगर आप देखना चाहो तो बुक का न्यूमेरिकल नंबर 5 है। हेडिंग डाल देते हैं गिवन की और लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। कह रहे हैं यूनिफॉर्म नंबर 4 बन रहा है, 5 नहीं 4 वाला करना है हमें। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 कह रहे हैं एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब है कि डेल्टा पी हमें दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, तो किलो पास्कल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो 100 के आगे हम 3 0 और लगा देते हैं, ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा पी आ गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम आगे, क्या दिया हुआ है, causes a certain volume of water to decrease 5 exponent minus 3% of its original volume, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम का जो है डिक्रीज का परसेंट दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट माइनस 3%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। ये आ गया हमारे पास डेल्टा वी ओवर वी। और क्या चीज़ दी हुई, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस हमें रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या क्या है इसके अंदर, रिक्वायर्ड में कह रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, यानी कि बी हमें मालूम करना है, और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम इसका पहले बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा वी ओवर वी। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 100,000 और ये दिया हुआ 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 और उसके साथ आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6 0 और लगे हुए होंगे। तो कुछ इस तरह से ये आपके पास आ गया बल्क मॉडुलस। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, कन्वर्ट हम ऐसे कर लेते हैं, इसके आगे टोटल 9 0 हैं, तो हम इन 9 ज़ीरोज़ को 2 एक्सपोनेंट 9 भी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट 9 आपके पास गीगा के बराबर होता है। और बी का जो बल्क मॉडुलस का यूनिट भी हमारे पास पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी गीगा पास्कल हम लिख सकते हैं। अब बल्क मॉडुलस निकालने के बाद स्पीड ऑफ साउंड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस हमने कितना कैलकुलेट करा है, 2 एक्सपोनेंट 9, और जो डेंसिटी है हमारे पास वाटर की वो कितनी होती है, 1000 होती है। तो इनको डिवाइड कर जब आप अंडर रूट के अंदर रखते हो, पहले अंडर रूट में ही लिख लेते हैं, तो 2 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा ये। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल 31 या न्यूमेरिकल नंबर 4 ये होगी। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सीक्वेंस का हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 32 है, और बुक में अगर आप देखना चाहो, पहले लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 32, और बुक का अगर आप देखना चाहो तो 10 हेडिंग डाल देते हैं गिवन की। अब गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है, लिखा हुआ ट्रेन साउंड इट्स वेसल व्हाइल पासिंग अ रेल रोड क्रॉसिंग, एन ऑब्जर्वर एट द क्रॉसिंग मेजर एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 219 हर्ट्ज। यानी एक ऑब्जर्वर वहाँ पर खड़ा हुआ है और उस फ्रीक्वेंसी को जो वो ऑब्जर्व कर रहा है वो है हमारे पास 219 हर्ट्ज। यानी कि डॉपलर्स इफेक्ट में जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो है 219 हर्ट्ज, खड़ा हुआ है और ट्रेन उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। और कह रहे हैं एज द ट्रेन अप्रोचेज द क्रॉसिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा अब ये जो आपके पास दूसरी फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ डबल प्राइम का नाम दे देते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है जब ट्रेन जाते वक्त वो सुन रहा है, ये आते वक्त की है और ये ट्रेन के जाते वक्त की है। स्पीड ऑफ साउंड हमें कांस्टेंट है 340 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें मालूम करनी है और उसके साथ साथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेसल हमें मालूम करनी है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स, और फ्रीक्वेंसी हमें एफ यानी जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा, जब ट्रेन अब ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, यानी ट्रेन जब ऑब्जर्वर की तरफ आती है तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। ये तब का फॉर्मूला जब वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जब वो उसको लीव कर रही है, तो वो v अपॉन वी प्लस वी एस और f हो जाएगा। इन दोनों फार्मूलाए को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब इन दोनों फार्मूलाए को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमने लीव वाले को डबल पे छोड़ा था तो हम यहाँ पर इस पर डबल की साइन डाल देते हैं।
यहाँ डबल फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे तो एफ प्राइम ओवर एफ डबल प्राइम। अब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो एफ से एफ तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और कंडीशन क्या बनेगी, वी से वी भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वी प्लस वी एस और वी माइनस वी एस। एफ से एफ और वी से वी कट गए क्योंकि ये हमारे पास इसके नीचे आएगा तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ ये वी एस हमें कैलकुलेट करना है, ये पता है और ये भी पता है, तो अब हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 219 डिवाइडेड बाय 84 और v हमें 340 दिया हुआ है, वी एस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी 340 प्लस वी एस लिख लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं 219 डिवाइडेड बाय 184। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1902। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1.1902। तो डिवाइड कर जब 219 और 184 को डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 1.1902 और फिर जो नीचे वाली वैल्यू थी वो हम यहाँ भेज देंगे डायरेक्ट, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 340 माइनस वी एस हो जाएगा और इस तरफ लिखा रहेगा 340 प्लस वी एस। अब इसको हम 340 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 340 तो आ रहा है 404.673। इसको 340 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ रहा है 404.673 और जब वी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आ जाएगा हमारे पास वी एस और आगे वाले हमारे पास 340 प्लस वी एस ऐसे ही आ गया। अब वी एस वाले एक तरफ कर लेते हैं, 340 एक तरफ नंबर एक तरफ, 340 को हम यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 340 और ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो गया माइनस। तो अब इनको हम माइनस करा लेते हैं तो 404 माइनस 673 तो सॉरी 404.673 माइनस 340 तो माइनस करा तो 64.673 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 1.1902 वीएस और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1.902 को प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.902 वीएस। अब इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 64.673 डिवाइडेड बाय 2.902 और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64.673 डिवाइडेड बाय 2.902। तो आंसर आ रहा है आपके पास सॉरी ये जब प्लस करोगे तो 2.1902 आएगा तो यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं। अब कर लेते हैं इसको 64.673 डिवाइडेड बाय 2.1902 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ गई। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए अवे या फिर अप्रोचेस में से कोई से भी दो फार्मूले कोई सा भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ये आपको पता है कितना है 219 है, ये आपको पता है 340 है और नीचे ये भी आपको पता है 340 है और वी एस आप मालूम कर चुके हो और एफ आपको मालूम करना है। तो इनको माइनस करके इससे डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है 340 माइनस 29.5 तो ये आ रहा है हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 310.5 और एफ और 219। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 310.5 तो आ रहा है हमारे पास 1.095 और f और ये 219। तो इसको अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास f जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो ये इस चैप्टर के हमारे पास न्यूमेरिकल थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है तो यहाँ लिख भी देते हैं चैप्टर 13। अब चैप्टर 13 में जो हमें पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, वैसे सीक्वेंस का तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 33 बन रहा है और अगर बुक की बात करें तो बुक में से देखना हो तो एग्जाम्पल 13.3 हमारे पास है। ये मॉडल पेपर के अंदर भी आया हुआ आपके पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को पहले रीड आउट कर लेते क्या है। इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 16th ब्राइट रिंग। डायमीटर दिया हुआ है आपको 16th ब्राइट रिंग का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं D16। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 0.653 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हमें दिया हुआ है। इस डायमीटर को हम सेंटीमीटर से मीटर में और रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा और ये रेडियस 16 ही लिख लेते हैं। और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 100 ही करना पड़ेगा। तो हम इस डिवाइडेड बाय 100 को नीचे ही लिख लेते हैं। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस की वैल्यू बन जाएगी 3.265 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। तो ये आ गया आपके पास रेडियस ऑफ 16th ब्राइट रिंग। आगे कह रहे हैं एंड दैट ऑफ 5th ब्राइट रिंग इज, और इसी तरह डायमीटर हमें दिया हुआ है 5th ब्राइट रिंग का, वो कितना दिया हुआ है 0.346 सेंटीमीटर। इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर से मीटर में, सेम प्रोसेस पे।
रेडियस के लिए डिवाइडेड बाय 2 और मीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.73 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर, या ये हमारे पास रेडियस ऑफ फिफ्थ ब्राइट रिंग। अब हमें जो चीज़ अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस उसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, वो हमें दिया हुआ 100 सेंटीमीटर और मीटर जब में जाएंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। तो अब हेडिंग डाल देते हैं हम रिक्वायर्ड की और फिर सॉल्यूशन की। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और सॉल्यूशन अब कर लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन के लिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अब फार्मूला जो होता है बेसिकली हमारे पास ब्राइट रिंग का और डार्क रिंग का, वो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, वो हम ये लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू n माइनस 1/2 और वेवलेंथ R, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और जो दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास डार्क रिंग के लिए, वो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक डार्क रिंग है और एक ब्राइट रिंग है, दो तरह के रिंग्स हैं, तो फॉर्मूले भी हमें दो तरह के यूज़ करने हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास ब्राइट रिंग के लिए और ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास डार्क रिंग के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं आर बी और आर डी। तो डार्क रिंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम लैम्डा आर, दोनों पर स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि रूट होता है तो हम रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर भी लगा देते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेते हैं। अब ये जो डार्क रिंग है ये 5th के लिए और जो ब्राइट रिंग है वो 16 के लिए, तो इस वजह से 16 और 5 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उसके लिए इन दोनों को माइनस करते हैं। तो आर बी 16 आर स्क्वायर सॉरी आर डी 5 स्क्वायर, तो ये पहले तो इसकी ये वाली साइड पहले ही रखेंगे, n माइनस 1/2 वेवलेंथ आर और माइनस m वेवलेंथ आर। अब इसमें वेवलेंथ और आर हमारे पास कॉमन है, तो हम यहाँ पर वेवलेंथ और आर कॉमन निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो वेवलेंथ और आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, n माइनस 1/2 माइनस m, ये बचा। अब आर की अब सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ये हम ऐसे ही लिख देते हैं D5 डार्क रिंग ऑफ फिफ्थ ब्राइट रिंग। तो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज़ पुट हम किस तरह से करेंगे, आर बी 16 जो था हमारे पास वो था 3.265 एक्सपोनेंट माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.73 एक्सपोनेंट माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर इज इक्वल टू की साइन वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, वो ऐसे ही लिख देते हैं। आर की जगह हम 1 लिख देंगे और बाकी n की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और माइनस 1/2 और m की जगह पर हम 5 लिख देंगे। तो अब सारी वैल्यूज़ पुट कर बस सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इनका स्क्वायर करके इनको माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 3.265 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1.06 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.06 एक्सपोनेंट माइनस 5 लिख लेते हैं, फिर माइनस और इसके बाद हम क्या करते हैं 1.73 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 6 और आगे की जगह वेवलेंथ ऐसे ही आ जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 0.5 होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16 माइनस 0.5 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.5। अब इनको माइनस करके 10.5 को हम डिवाइड करा देते हैं, तो पहले माइनस कर लेते हैं 1.06 एक्सपोनेंट माइनस 5 फिर माइनस 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो ये आ गया हमारे पास 7.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 और वेवलेंथ और यहाँ पर 10.5। अब 10.5 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आ जाती है डिवाइडेड बाय 10.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 7.3 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल 13.3 हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 34 की तरफ और बुक के अंदर अगर आप देखना चाहो तो बुक का ये न्यूमेरिकल 4 है। हेडिंग डाल देते हैं गिवन की और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर बन जाएगा। आगे कह रहा है डिटरमाइन द चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस हमें मालूम करना है, यानी डेल्टा टी कितना है। द थर्ड एंड सिक्स ब्राइट फ्रिंज के लिए, थर्ड और सिक्स ब्राइट फ्रिंज की रेंज के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर हमें दिया हुआ है 5 मीटर। और व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज और डेल्टा टी हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड और सोल्यूशन की हेडिंग्स डाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड में हमें रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज मालूम करना है और साथ ही एयर फिल्म थिकनेस का चेंज मालूम करना है, लेकिन वो चेंज हमारे पास किन दो बीच में हो, T6 और T3 के बीच में हो, ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस मालूम कर लेते हैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज का। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास R3 और ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है n-1/2 और लैम्डा r और अंडर रूट।
तो R3 की जगह पर हमें वही लिखना है क्योंकि मालूम करना है, n की जगह 3 लिख लेंगे, इसको 0.5 कर देते हैं और वेव लेंथ हमें दिया हुआ है 400 एक्सपोनेंट -9 और r की जगह हम 5 और अंडर रूट। तो इन सबको इनको माइनस कर जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट निकालोगे 2.36 एक्सपोनेंट -3 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास R3 आ गया। अब आपको मालूम करना है डेल्टा टी, एयर फिल्म थिकनेस मालूम करना है। तो एयर फिल्म थिकनेस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 2t = m + ½ लैम्डा होता है और m n-1 के बराबर होता है, तो हम n - ½ लैम्डा लिख लेते हैं। अब हमें 6 और पहले 3 का मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2t, पहले 3 का मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0.5 और वेव लेंथ हमें दी हुई है 400 एक्सपोनेंट -9। इनको माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ये T3 आ गया। अब इसी तरह से हम यही फॉर्मूला T6 के लिए अप्लाई कर लेंगे, बस फ़र्क ये कि n की जगह अब 6 आ जाएगा 0.5 और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास वही सेम रहेंगी। अब इनको माइनस करके मल्टीप्लाई करके 2 को डिवाइड करेंगे तो T6 आ जाएगा 1.1 एक्सपोनेंट -6 मीटर। ये हमारे पास T6 आ गया। अब डेल्टा टी हमें जो मालूम करना है वो क्या था, T6 - T3। तो T6 की वैल्यू हमारे पास 1.1 एक्सपोनेंट -6 और T3 की वैल्यू हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -7। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट, माइनस करके देख लेते हैं, तो 1.1 एक्सपोनेंट -6 और -5 एक्सपोनेंट -7, तो आ रहा है 6 एक्सपोनेंट -7। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ये हमारे पास डेल्टा टी आ गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास आ सकता है वो है आपके बुक का न्यूमेरिकल नंबर 14 और सीक्वेंस का हमारे पास 35। तो हेडिंग डाल देते हैं गिवन की। तो यहाँ लिख लेते हैं हाउ मैनी लाइन्स पर सेंटीमीटर आर देयर इन अ ग्रेटिंग विच गिव्स फर्स्ट ऑर्डर। m दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑर्डर m1 दिया हुआ है। स्पेक्ट्रा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। व्हेन द वेव लेंथ इज 6 एक्सपोनेंट -6 सेंटीमीटर और इसको डिवाइडेड बाय 100 कर हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लाइन्स पर सेंटीमीटर ही निकालना है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं और फिर सोल्यूशन। अच्छा जी, तो रिक्वायर्ड में हमें कहा हुआ है नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर का मतलब है बेसिकली यहाँ पर कैपिटल N हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो है m लैम्डा = d sin थीटा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो m हमें 1 दिया हुआ है, वेव लेंथ हमें दी हुई है 6 एक्सपोनेंट -6, पहले d कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ गया sin 30 डिग्री। तो sin 30 0.5 यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, 6 एक्सपोनेंट -6 sin 30 0.5 हो गया। तो हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 1.2 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। 6 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.5, तो बस 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब n कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/d, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -5 करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -5 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -1 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -5। तो ये आ रहा है हमारे पास 8,333 और फिर 3.33। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8333, 3 बार 3 और यूनिट हो जाएगा इसका लाइन्स पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आ गया। तो अब अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आ चुके हैं और इस वीडियो का भी लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 36। और बुक में अगर देखना हो तो 17 न्यूमेरिकल आप जाकर देख सकते हैं। हेडिंग डाल देते हैं गिवन की 17। अच्छा जी, अब गिवन क्या क्या है, अ बीम ऑफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दी हुई है 0.071 नैनोमीटर और ये हो जाएगा 0.071 एक्सपोनेंट -9 मीटर, नैनो की जगह -9 आ जाएगा। और कह रहे हैं इज डिफ्रैक्टेड बाय डिफ्रैक्टिंग प्लेन ऑफ रॉक सॉल्ट विद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। तो हमारे पास जो डी दिया हुआ है वो कितना है 1.98 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 मीटर के। फाइंड द ग्लेंसिंग एंगल ऑफ सेकंड ऑर्डर, एम जो दिया हुआ है वो सेकंड ऑर्डर है और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, ग्लेंसिंग एंगल यानी कि थीटा हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा और सोल्यूशन। अब फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज़ होगा वो है m लैम्डा = 2d sin थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज़ दी हुई है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। m की जगह 2 लिख देते हैं, वेव लेंथ की जगह 0.071 एक्सपोनेंट -9
2 आ गया, डी की जगह 1.98 एक्सपोनेंट माइनस 10 और साइन थीटा ऐसी लिख देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एक तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.42 एक्सपोनेंट माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट माइनस 10 आ जाएगा हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर इस तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 3.96 एक्सपोनेंट माइनस 10 हो जाएगा और साइन थीटा। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.358। साइन को उस तरफ भेजकर साइन इनवर्स 0.358 कर लेते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 21 डिग्री। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये टोटल 36 न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो जो बोर्ड का आपके पास एग्जाम होगा, जो बोर्ड का पेपर होता है उसके अंदर ही इन्हीं में से आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अगर बोर्ड के उसमें आपके पास 7 न्यूमेरिकल आते हैं तो पूरे 7 के 7 न्यूमेरिकल्स इसी में से होंगे, कुछ और नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो कुछ वैल्यू चेंज करके दे दें, लेकिन फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। बस ये हो सकता है कि जैसे इसमें थीटा मालूम करना है तो थीटा वो दे दें आपको, डी मालूम करने के लिए दे दें, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए दे दें। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।